वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के क्लास के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज के अंदर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी तक जनरली हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है या फिर केस स्टडीज से रिलेटेड बातें पढ़ी है, मगर आज की क्लास के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि बिजनेस स्टडीज भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो सकता है जब हम लोग खास करके डिस्कस करते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिस्से को, क्योंकि इसके अंदर आपने शुरू से ही देखा सोर्स ऑफ फंड की बातें चल रही है, इंटरेस्ट की बातें चल रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की ओर हमें लेकर के जा रही हैं और वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स आज हम लोग अपने इस क्लास के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को स्टार्ट करा था। फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर हम लोगों ने इस बात का फैक्टर्स चेक करा था कि भैया फैक्टर्स चेक करिए कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कौन से अफेक्ट्स करते हैं, यानी हम कितना पैसा डेट से ले और कितना पैसा इक्विटी से ले, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उस टॉपिक के एंड में मैंने आपको एक बात एडवांस में ही बता दी थी कि जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी फाइनेंशियल डिसीजंस के फैक्टर्स को मैच करता दिखेगा। इसलिए उस टॉपिक के बाद सीधे मैं आपको लेकर के आ जाने वाला हूं सीधे सीधे कैपिटल स्ट्रक्चर के अपने इस टॉपिक के ऊपर, ताकि वो टॉपिक और ये टॉपिक आप समझ सके आपस में जुड़ा हुआ है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन इस सिमिलर कि हम कितना डेट रखें कितना इक्विटी रखें, इसलिए पूरा का पूरा टॉपिक सेम ही है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन और बहुत सी बातें सीखनी है जो कि आज हम लोग इस क्लास से समझेंगे। तो फाइनेंशियल डिसीजंस का ही पार्ट मानते हुए हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के भी टॉपिक को आज सीक्वेंसली पढ़ रहे हैं। तो किताब में चाहे ये लास्ट में दिया हो या कहीं और दिया हो, हम लोग हमेशा अपने पढ़ाई करते वक्त इस टॉपिक को फाइनेंशियल डिसीजंस के बाद ही या साथ ही पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो चलेंगे स्टूडेंट, सारे बच्चे आ जाए फटाफट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक पर। जो बच्चे इस बुक की पब्लिकेशंस फॉलो करते हैं वो आ जाएं अपने पेज नंबर 390 पर, और अगर आप कोई और पब्लिकेशंस फॉलो करते हैं तो फिर आप अपने किताब के अंदर जाएं और कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक ढूंढें और वहां पहुंच जाए फटाफट मेरे पास। आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन सबसे पहले तो मतलब समझना होगा कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चे, आपने अकाउंट्स के अंदर या कहीं पर भी बिजनेस स्टडीज के अंदर भी अगर कभी सुना है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस से हम लोग पैसा लेकर के आते हैं, और कई बार सुना है, लास्ट क्लास के अंदर ही हम लोगों ने इसकी डिस्कशंस करा, तो ये डिसीजंस लेना पड़ता है कि भाई कितना डेट से ले या कितना इक्विटी से ले, यानी डेट और इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन, या पूरा पूरा डेट से ले या पूरा पूरा इक्विटी से ले। तो ये जो डिफरेंट सोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है एक कंपनी के अंदर पैसा रेज करने का, उसी कॉम्बिनेशंस को कहते हैं बच्चे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड या फिनांस आप अगर कहते हैं तो दैट इज ओनली द कैपिटल स्ट्रक्चर। और एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वही पूरी चर्चा हम लोग यहां पर करके चलेंगे अपने इस क्लास के अंदर। तो सिंपल टर्म में अगर हम लोग बोले तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। आप यहां पे देख सकते हैं किताब की भाषा में टेक्निकल टर्म में क्या बोल रहा है, और यहां पे कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। कह रहा है जो भी प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी है यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन आसान भाषा में जो मैंने आपको बोला वो भी समझ लें, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है यहां पर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस या कैपिटल। तो जितने भी सोर्सेस हैं जिनके द्वारा पैसा अरेंज कर रहा है कंपनी, तो उनके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना होता है कितना डेट हो कितना इक्विटी हो। आपको पता है यही दो मेजर सोर्सेस हैं, तो कितना डेट और कितना इक्विटी हो, क्या आसान डिसीजन होता है क्या? इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्लास में मैंने बोला था आंख बंद करेंगे या पर्ची उछालेंगे और उसके अंदर से जो भी निकल जाएगा हम फैसला लेंगे, अच्छा इतना पैसा डेट से ले लो इतना पैसा इक्विटी से ले लो। नहीं 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 नहीं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज को हमें पालन करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी कंपनी के अंदर जाएंगे और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनना होगा, आप एक फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे किसी कंपनी का, तो आपसे बोलेगा बताओ भाई कितना डेट से ले कितना इक्विटी से ले। तो आपको समझ करके चलना पड़ेगा एक ऑब्जेक्टिव, आपको
एक फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था कि दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। यह सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, यानी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। सर जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ता हुआ दिखता है, हम लोग वो कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। यानी एक कंपनी के पास अगर ऑप्शंस हैं, ये वाला कैपिटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर डेट इक्विटी इतना इतना है, ये वाला कैपिटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर डेट इक्विटी इतना इतना है, ये वाला कैपिटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर डेट इक्विटी इतना इतना है, यानी अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शंस हों अगर कंपनी के पास, और कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर से पूछा जाए बताओ जी किस कॉम्बिनेशन में हम अपने पैसे का व्यवस्था करें, कितना डेट से ले कितना इक्विटी से ले, कौन सा वाला ऑप्शन अच्छा है। तो हर ऑप्शन के अंदर आपको देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में सबसे अधिक मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स बढ़ रहे हैं, वो चेक करना पड़ेगा आपको। या फिर अगर मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो अर्निंग पर शेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं। भाई शेयर होल्डर्स वेल्थ कब बढ़ेगा? जब मार्केट वैल्यू उनके शेयर्स के बढ़े, जब उनके अर्निंग पर शेयर्स बढ़े, तभी तो आप कहोगे कि शेयर होल्डर्स का फायदा हो रहा है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये देख करके हम लोग को चलना पड़ेगा। यानी आज मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स में एक स्टेटमेंट समझाऊंगा, जिस स्टेटमेंट के जरिए आप क्या कैलकुलेट करना सीखोगे, अर्निंग पर शेयर्स कैलकुलेट करना सीखोगे। मार्केट प्राइस पर शेयर अगर क्वेश्चन में देता है तो ठीक, अदरवाइज आपके क्लास 12th के लेवल पर आप अपने बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का फैसला अर्निंग पर शेयर को देखते हुए भी कर सकते हैं। यानी जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर का अर्निंग पर शेयर सबसे अधिक होगा, आप उसे कह देंगे कि सर ये बेस्ट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट प्राइस पर शेयर का डिटेल देता है तो फिर हम लोग देख करके बोलेंगे कि मार्केट प्राइस पर शेयर जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर का सबसे अधिक है उसे हम कहते हैं कि यस ये बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। लेकिन मैंने पहले बोल दिया क्लास 12th के अंदर आपको अर्निंग पर शेयर्स के बेसिस पर ही डिसीजंस देना पड़ेगा स्टूडेंट। तो आप अर्निंग पर शेयर्स तक की ही बातें सीख करके चलेंगे मेरे साथ आज इस क्लास के अंदर। अब सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यस सर, अगर आप हमें अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना सिखा दें तो फिर हम बड़े आसानी से सारे ऑप्शंस के अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लेंगे और देख लेंगे भाई किस में अधिक है और उसके बाद अपना फैसला दे देंगे। यस, अब कैसे कैलकुलेट होता है अर्निंग पर शेयर, ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से ध्यान से देखिएगा। ये न्यूमेरिकल अच्छा ऐसा नहीं है कि कभी आया नहीं है, आ चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुका है। और नहीं आया है तो क्या इस बात की गारंटी हो गई है कि आपके अटेम्प्ट में भी नहीं आएगा? आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना, जो आज तक नहीं हुआ मेरे अटेम्प्ट। बहुत सारी घटनाएं जीवन में पहली बार होती है, तो फिर भैया हो सकता है आपके अटेम्प्ट में आ जाए। तो इसलिए ये बातें सीख करके आप चलेंगे मेरे साथ। अब देखेंगे बच्चे कैसे होता है अर्निंग पर शेयर्स का कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं अर्निंग पर शेयर्स को ईबीआईटी के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, ईबीआईटी, और आज इसका मतलब भी क्लियर करता चलूंगा मैं आपको। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग के पास है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ना तो इसके अंदर से इंटरेस्ट घटा हुआ इस प्रॉफिट में से, ना तो इस प्रॉफिट के अंदर से टैक्सेस घटे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मैं यहां बगल में लिख भी देता हूं, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी बातें भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होंगी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस। तो ईबीआईटी यानी किसी भी इंटरेस्ट और टैक्सेस के घटे बगैर का जो प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं। तो फॉर्म के अंदर आपको ईबीआईटी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। इसके बाद से हम लोग अपने यहां तक सारे के सारे ऑपरेटिंग खर्चे घट चुके हैं, ऑपरेटिंग इनकम को आप कंसीडर कर चुके हो। तो ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो आपका डिफरेंस होगा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये आपका ईबीआईटी आपको क्वेश्चंस में दिया। लेकिन आपके फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंसिंग नेचर के खर्चे हैं अभी नहीं घटे हुए हैं, तो उन्हें आकर के हम लोग यहां से घटाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर से हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट को, और जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं, वापस से यहां पर आ जाए, तो आपको बच्चे जो प्रॉफिट मिलता है दैट इज नोन एज अर्निंग बिफोर टैक्सेस। दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब ये आपका आ गया, इंटरेस्ट तो घट गया मगर सर टैक्स नहीं घटा है। तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस पे आते हैं और उसके बाद आप घटाते हो यहां से टैक्सेस को, और टैक्स घटाने के बाद मैं ब्रैकेट लगा लूं ताकि आपको पता चलता रहे माइनस हो रहा है। आपको आता है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। दिस इज यानी अब कंपनी के टैक्स घटने बाद जो अर्निंग्स है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो आपके हो गए अर्निंग। अर्निंग को आप प्रॉफिट्स भी समझ करके चल सकते हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं अर्निंग्स बोलूं या
आपको प्रॉफिट बोलूं, बात एक ही होती है। ऊपर में आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बोल सकते हैं और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बोल सकते हो। अभी अभी जो मैंने निकाला है टैक्स घटने के बाद, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी लेकर के चलते हैं। लेकिन आपको एक नियम मैं बता दूं बच्चे, ये जो लास्ट में प्रॉफिट आता है वो किसका अधिकार होता है? मालिकों का अधिकार होता है। ये पूरा का पूरा मालिक बांट लेते हैं। लेकिन मालिक दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एक आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपको पता होगा उनका नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यों पड़ा है? क्योंकि इक्विटी से पहले जो डिविडेंड्स लेंगे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। इसलिए इस अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से सबसे पहले जो आप देने वाले हो वो देते हो आप प्रेफरेंस डिविडेंड को। यानी जो भी बचा हुआ प्रॉफिट्स है वो अगर बटेगा मालिकों में तो उसे डिविडेंड कहेंगे। लेकिन डिविडेंड में भी सबसे पहले अधिकार इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है। इसलिए हम लोग इस प्रॉफिट के अंदर से जो अभी हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आया है इसमें से माइनस करते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड को, प्रीफरेंस डिविडेंड को। ओके, तो प्रीफरेंस डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाता है और इसके बाद जो बचता है उसे हम लोग कहते हैं अर्निंग। ध्यान से देखना क्या मैं लिख रहा हूं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये यहां से आप देखिए ईएटी में से यानी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से प्रेफरेंस शेयर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो जानबूझ के मैंने पूरा नाम लिख दिया यहां पर ताकि आपको ये समझ रहे, शेयर होल्डर। अच्छा, शॉर्टकट में इस पूरे बात को हम लोग आज के बाद ईएई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईएई। तो वाइडली यूज होता है, इसको आप ईएई बोल सकते हैं। दिस इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दिस इज। तो ये निकल जाता है हम लोग का अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी सब कुछ लास्ट में जो बचा वो इक्विटी मालिक का होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। एक बार फिर से क्विकली हम लोग देखेंगे आखिर क्या क्या किया हम लोग एक पेज पर लेते हुए। ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो भी ईबीआईटी है इसको लेकर के चले। उसके बाद जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसे आप लेकर के चले। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में ना तो इंटरेस्ट घटा ना तो टैक्सेस घटा। उसमें से जब आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है, तो आपको अर्निंग बिफोर टैक्सेस आता है क्योंकि इंटरेस्ट तो घट चुका है। उसके बाद टैक्सेस जब माइनस करते हैं तो हम लोग के पास आता है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस एंड प्रीफरेंस डिविडेंड, क्योंकि सबसे पहले जो प्रॉफिट बची होती है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। तो जो डिविडेंड होगा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांट देंगे। उसके बाद जो बचता है दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और ये अर्निंग्स जो मालिकों को बटेगा तो वो इक्विटी डिविडेंड कहलाता है, वो लास्ट में मालिकों को बांट दिया जाता है। ओके सर, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक आने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम लोग कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने अर्निंग पर शेयर्स। कितना सिंपल है, अगर मैं कहूं कि अर्निंग अवेलेबल फॉर टोटल शेयर होल्डर्स आपको मौजूद है तो इसी को अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हैं अगर उससे अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या अर्निंग पर शेयर नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां बगल में मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं। हमने कहा कि अर्निंग पर शेयर चाहिए, हर शेयर्स पर अर्निंग कितनी है, तो टोटल अर्निंग्स आपकी कहलाती है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस, तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो अर्निंग्स है आपकी वो मौजूद है। इसको अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से कर दूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं, तो हर शेयर्स पर कितना आपका अर्निंग्स है इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर्स। आप देख सकते हैं ईएई तक आना पड़ेगा आपको। टोटल अर्निंग जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है उसको आप डिवाइड कर दीजिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी के, उससे डिवाइड करने पे हर शेयर्स पर कितनी अर्निंग है आपको कैलकुलेशंस में आ जाएगी। तो दिस इज अर्निंग पर शेयर्स, ईएई हम लोग कह के चल रहे हैं। तो हर कैपिटल स्ट्रक्चर का हम लोग क्या चेक करेंगे? हर कैपिटल स्ट्रक्चर का हम लोग चेक करेंगे अर्निंग पर शेयर। और जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर का अर्निंग पर शेयर आएगा हम लोग कहेंगे दिस इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी, दिस इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी। ओके, तो मुझे उम्मीद है अब अर्निंग पर शेयर वाली बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई है और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स में देता है तो आप ये फैसला ले सकते हो। अब ध्यान से समझना बच्चे, अर्निंग पर शेयर किस पर डिपेंडेंट होगा? किस पर डिपेंडेंट होगा? कैसे डिसाइड होगा सर कि अर्निंग पर शेयर्स हमारे बढ़ रहे हैं? आप खुद सोचो, अर्निंग पर शेयर्स के लिए आपको पता है कि अगर मैं कंपनी के अंदर, अब मैं बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, अर्निंग पर शेयर्स के लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स आपको पता है कि सर जो भी हो
जो भी कंपनी का टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गया, और मैं बार बार पैसे इक्विटी से रेज करता चलूं, बार बार पैसे इक्विटी से रेज करता चलूं, इक्विटी फंड से, तो क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बार बार बढ़ते चलेंगे कि नहीं बढ़ते चलेंगे? बढ़ते चलेंगे सर। तो सोचो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके पास जो भी रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा फंड अगर आप इक्विटी से लोगे, यानी ज्यादा से ज्यादा शेयर्स बढ़ते रहेंगे, मालिक बढ़ते रहेंगे, तो क्या हर मालिक का हिस्सा प्रॉफिट में छोटा होता जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होता जाएगा सर। अरे प्रॉफिट में पहले 10 लोग बांटते थे, अभी 10 लोग को आप अगर 20 लोग बांटना शुरू करें तो हर व्यक्ति के ऊपर उनके क्या कम होने लगते हैं? उनके अर्निंग्स कम होने लगेंगे। या आप न्यूमेरिकली समझो, ईएई, अगर आप डिनोमिनेटर को आकर के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को लगातार बढ़ाते चलो, तो क्या आंसर आपका फाइनली छोटा आने लगेगा कि नहीं? आने लगेगा। यानी किसी प्रॉफिट को पहले 10 बांटते हैं, अभी 50 बांटे, तो निश्चित तौर पर उन 50 के अंदर सबकी हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी होने लगेगी। यानी एक नजर में अगर हम देख करके बोले तो सारा बच्चा कह सकता है कि सर अर्निंग पर शेयर्स, जैसे जैसे आप इक्विटी को ज्यादा से ज्यादा रेज करेंगे, अपने पैसे की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू करेंगे, हमारे कंपनी का अर्निंग पर शेयर से छोटा होने लगेगा। एक नजर में देखते हुए तो ऐसे ही लगता है, लेकिन आप फाइनेंशियल मैनेजर बनने का प्लान कर रहे हो, आप इतना सस्ते ट्रिक से क्या कभी भी कंपनी के ईपीएस का आंकलन लगाएंगे कि वो बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशंस आनी चाहिए, इसलिए कैलकुलेशंस करेंगे। और मैं क्यों रोक रहा हूं आपको, आप समझेंगे मैं क्यों रोक रहा हूं आपको, कि इस टेक्निक से नहीं चलेंगे कि इक्विटी शेयर्स बढ़ रहा है तो ईपीएस घटेगा ही घटेगा। नहीं, ये डिपेंड करता है कुछ 2 बातों के ऊपर, और ध्यान से सुनना मैं जो 2 बातें बोलने वाला हूं। एक आपका होता है बच्चे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस सर, और एक आपका होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों के फर्क को समझने के बाद आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि इक्विटी बढ़ने से ईपीएस बढ़ेगा या घटेगा, या डेट से पैसा उठाने से हमारा ईपीएस बढ़ेगा या घटेगा। इस पर आप आकर के फोकस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि किसी भी फंड को रेज करने के उसके कॉस्ट होते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस करा था, उसका एक कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट के ऊपर हम लोग करेंगे, और साथ में जब वो पैसा कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है, लगाती है किसी प्रोजेक्ट में, किसी इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टिंग डिसीजंस आप पढ़े हो, तो वहां से कंपनी को कोई कमाई होती है, एंड दैट कमाई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी आप खुद सोचो, आप किसी से 100 रुपया कर्ज लेते हो और उस पर आप 4% का इंटरेस्ट दे रहे हो, उसको खुद सोचना। तो आप ये सोचोगे ना कि वो 100 रुपया जो बाजार के अंदर हम लगाएंगे तो कम से कम 4 रुपए से अधिक कमाएं, क्योंकि 4 रुपया यानी 4% उस 100 पे तो हमें कॉस्ट भरना है, किसी और को ब्याज देना है। तो अगर हम बाजार के अंदर उस 100 रुपए को लगा रहे हैं और 6% से 7% से 5% से कमाई कर रहे हैं, तब तो हमारे पास कुछ बचेगा। उस 100 रुपए को हमने बाजार में लगाया तो 5% कमाया, यानी 5 रुपया कमाया, लेकिन उस 100 रुपए पे 4 रुपए तो हमें दे देने हैं ब्याज के रूप में, तो 1 रुपया बचेगा ना अपने पास। लेकिन अगर हम 4% पे किसी से ब्याज पर 100 रुपया अरेंज करते हैं, आप गए बाजार के अंदर से 100 रुपया लेकर के आए, उसके ऊपर 4% आप ब्याज दे रहे हो, अब बाजार के अंदर जहां आपने उस 100 रुपए को लगाया है, आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया, वहां से आपको 3% आ रहा है। तो सोचो 3 रुपया कमा रहे हो उस 100 रुपए पे, और जिससे कर्ज लिए उसको 4 रुपया भर रहे हो, तो 1 रुपया तो घर से भर रहे हो ना। क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट करना, आप क्या मानोगे, इंटेलिजेंट डिसीजन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी आप जब कहीं से कर्ज लेते हो तो आप उस कर्ज के ऊपर, या कोई भी पैसा लेते हो तो आप उसके ऊपर कॉस्ट भरते हो ना, तो वो कॉस्ट को आप अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करते हो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेयर करने के बाद आप ये फैसला लेते हो कि हम डेट से पैसा उठाए या हम इक्विटी से पैसा उठाए, और वो हमारे ईपीएस के ऊपर सीधा सीधा असर करता है, याद रखिएगा। और मैं न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके आज की क्लास के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे वो हमारे ईपीएस के ऊपर वो सीधा सीधा असर करता दिख रहा है। इतना डिटेल्ड क्लास कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो कि बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल लेकर के चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट के अंदर, मगर हम लोग आज इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। अब समझना बच्चे, तो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको देख करके चलना है। एक एलिमेंट होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट, और दूसरा एलिमेंट होता है आपका, अब मैं इधर लेकर के आ रहा हूं आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके न्यूमेरिकल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है,
बस आप इतना समझ लो, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। आप इसके लिए रेशियो चैप्टर, जो कि आपका रेशियो एनालिसिस है या अकाउंटिंग रेशियोज आपके अकाउंटेंसी के अंदर है, आप उसे जाकर के रेफर करेंगे तो उसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सबों के ऊपर खूब डिटेल चर्चा हम लोगों ने करी है। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है तो प्लीज मैसेज करेगा एप्लीकेशन पे, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वीडियोस दिखाई जाएगी और समझ सकता है कि कैसे। बट हमें बिजनेस स्टडीज के अंदर सब कुछ कैलकुलेटेड देगा। बस इतना समझ लेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या। तो सर जो पैसा कंपनी इन्वेस्ट की है उसके ऊपर वो कितना कमा रही है। और कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा कि जितना कंपनी पे कर रही है, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, एक यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे कर रही है और ये आप वहां से अर्निंग्स कर रही है कंपनी, अर्निंग्स, ये कंपनी की अर्निंग्स है, जो पैसा वो लगा रही है। ओके सर, अब ध्यान से समझिएगा आपको कैसे फैसले लेने हैं। अगर, अब ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इफ अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट, अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट लेस देन है किससे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से आपका डेट का जो कॉस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, चीपर है, परसेंटेज वाइज, याद रखिएगा ये भी परसेंटेज में आपको देगा क्वेश्चंस के अंदर, ये भी आपको परसेंटेज में देगा। फॉर एग्जांपल, ये अगर एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे ले रहा हूं एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ डेट आपका 3% है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 4% या इससे अधिक कुछ भी हो, ऐसे है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर बच्चे, डेट ज्यादा से ज्यादा लेने से आपका ईपीएस बढ़ेगा, यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। यानी ऐसे कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा पैसे की व्यवस्था किससे की जानी चाहिए, आपको डेट से की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए, क्योंकि डेट जो है वो सस्ता है, बहुत सस्ता है, यानी आप सस्ता पैसा लेकर के बाजार के अंदर ज्यादा कमा सकते हैं। आप 3% पे कोई लोन उठा करके उसी लोन के पैसे से बाजार के अंदर 4% कमा सकते हैं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर किससे लेकर के आएंगे, डेट से लेकर के आएंगे, इक्विटी से नहीं, कर्ज लेकर के आएंगे, मालिकों से नहीं। याद रखेंगे इस बात को। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपका होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा एज अ फाइनेंशियल मैनेजर बोलूंगा कंपनी को, कंपनी आप, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, आप डेट से पैसे लो, इक्विटी से मत लो, और इससे आपका ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, याद रखिएगा, जैसे जैसे आप डेट से बढ़ाओगे वैसे वैसे ईपीएस बढ़ता चलेगा। याद रखेंगे इस बात को। तो मैं वापस से यहां पर अपना कंक्लूजन भी लिख रहा हूं, आप कंक्लूजन पे भी ध्यान से रखेंगे। यहां पर ऐसे परिस्थिति के अंदर इंक्रीज इन डेट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ईपीएस, इंक्रीज इन ईपीएस। अच्छा, ऐसा नहीं आपको सिर्फ रट लेना, मैं न्यूमेरिकली करके भी दिखाऊंगा, प्रूव भी करूंगा आपको आपके किताब के एग्जांपल से। तो कॉस्ट ऑफ डेट अगर छोटा है किससे, आरओआई से, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर डेट से ही पैसा लेना ज्यादा फायदेमंद होता है कंपनी के लिए, और ऐसी परिस्थिति के अंदर ईपीएस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, नाउ दूसरा कंक्लूजन मैं लेकर के आ रहा हूं। ये तो हमारा ए हो गया, यहां पर ये हम लोग का ए हो गया। अब बी पर देखेंगे। अब मैं सीन बदल रहा हूं। इफ कॉस्ट ऑफ डेट, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट यहां पर ग्रेटर देन आरओआई है, अगर ग्रेटर देन आरओआई चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर डेट से पैसा लेना डेंजरस हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को। यानी ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर आपने डेट से पैसा लिया तो फिर आपका ईपीएस घटना शुरू हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर्स आपका घटना शुरू हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमेशा एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आप कंपनी को सजेस्ट करेंगे कि कंपनी आप इक्विटी से पैसा लो, यानी मालिकों से पैसा लो, डेट से मत लो। डेंजरस है, क्यों? क्योंकि ऐसा फील आना स्टार्ट हो रहा है एग्जांपल के तौर पर कि हम लोग 4% पैसा बाजार के अंदर कर्ज के रूप में ले रहे हैं और कमाई हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3% हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर डेट से पैसा लेना डेंजरस है बच्चे। तो इसका कंक्लूजन रिमार्क्स क्या निकलने वाला है? इसका कंक्लूजन रिमार्क्स निकलने वाला है इंक्रीज इन डेट, इंक्रीज इन डेट। अगर डेट को आप बढ़ाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट्स इन डिक्रीज
इन अर्निंग पर शेयर। तो कभी भी डिक्रीज हो रहा है अगर अर्निंग पर शेयर, तो आप ऐसे फैसले नहीं लोगे कंपनी के बिहाफ में। तो थोड़ा न्यूमेरिकल है मगर बहुत ही ज्यादा समझने के लिए चीज है, और आज की क्लास के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग से ज्यादा आपको फोकस्ड रखना है कंसेप्ट समझने के ऊपर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल जो मैंने आपके साथ यहां पर शेयर किया है, ये आप अपने दिमाग के अंदर अच्छे से भर लेंगे। मैं एक स्क्रीन पर ले रहा हूं सारी बातों को, आप देख सकते हैं यहां पर कि दो फैक्टर को इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, एक अपने कॉस्ट ऑफ डेट को और एक ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स को। तो हम लोग ये जरूर देख करके चलते हैं कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से छोटा है, यानी सस्ते में पैसा लाओ और ज्यादा कमाओ बाजार के अंदर, तो ऐसे में आप डेट से ज्यादा ले, पैसे ज्यादा से ज्यादा डेट से उठाएं, और कॉस्ट ऑफ डेट अगर ज्यादा है आरओआई से, तो वैसी परिस्थिति के अंदर आपको डेट से ज्यादा लेने पर आपका ईपीएस घटेगा। तो यानी ऐसी परिस्थिति के अंदर आप फेवर करोगे इक्विटी से पैसा रेज करना। तो ये दो बात आपको ध्यान में रख करके चलनी बच्चे, कॉस्ट और रिटर्न्स को, तब आप बेहतर फैसले ले पाओगे अपने कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के लिए। नाउ मैं आपको एक और टर्म दे दूं कि जब हम लोग डिस्कस करेंगे डेट को, जहां ज्यादा डेट होता है तो हम लोग उसको ऐसे फॉर्म को बोलते हैं इसकी लीवरेजेस ज्यादा आ रहे हैं। याद रखिएगा जो मैं ये बात आपको कह रहा हूं, यहां पर लीवर्ड फॉर्म है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या बोलेंगे? लीवर्ड फॉर्म है। तो लीवर्ड शब्द अगर दिखता है आपको तो समझिएगा वैसे फॉर्म के अंदर ऐसी कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसे डेट से उठा रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं लीवर्ड। लीवर्ड अपने शब्द याद रखिएगा। अभी मैं आ रहा हूं चैप्टर के ऊपर, तो वहां भी इन बातों को डिस्कशन करूंगा। ये सारी बातें सीखने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर्स के ऊपर फटाफट, और यहां से हम लोग चैप्टर्स को अपना समझना स्टार्ट करेंगे। नाउ सारे बच्चे एक बार फिर से वापस से आ जाए जहां से हम लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्ट करी थी। अब यहां पर देखेंगे बच्चे, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होगा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल। लेकिन ये कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप आगे जो फंड रेज करोगे तो डेट से करें या इक्विटी से करें, कैसे डिसाइड करोगे ताकि हमारा प्रोपोर्शन ऐसा रहे कि ईपीएस स्ट्रांग हो। तो कंसीडर करके चलेंगे, किस चीज को कंसीडर करके चलेंगे? अपने कॉस्ट ऑफ डेट को, और साथ साथ में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उन दोनों को कंपेयर करके अपने फैसले लेंगे कि हम डेट से ज्यादा पैसा उठाए या इक्विटी से पैसा उठाए, यानी प्रोपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी कितना होगा, डेट इक्विटी रेशियो कितना होगा, यह सब कुछ डिसाइड करना हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का काम है। यही तो फाइनेंसिंग डिसीजंस में भी करते थे, इसलिए मैंने कहा यह टॉपिक उसके बाद साथ साथ पढ़ करके चल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो फील हो रहा है बहुत ज्यादा मजा आता है ये टॉपिक पढ़ाने वक्त, क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकल आ जाता है इसके अंदर। लेकिन आप भी अगर सीखने का प्रयास करें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये क्लास। यहां देखेंगे बच्चे कैपिटल स्ट्रक्चर को इसने कहा भी है, आप देख सकते हैं यहां पर कि प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, यानी वही डेट इक्विटी रेशियो। यहां पर यह भी बात कह रहा है कि डेट और इक्विटी के लिए आप क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के डेट इक्विटी रेशियोज को ही हम लोग कह रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल टर्म में। थ्योरेटिकल में हम लोग कॉम्बिनेशंस बोल सकते हैं। ओके, नाउ अगर अब हम लोग डिसाइड करने की बात करेंगे तो नीचे आएंगे, और नीचे आकर के आप यहां पर एक टर्म देख रहे होंगे, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज का एक टर्म आपको यहां पर दिख रहा है। ये देखेंगे कि सर फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक टर्म है। आपको आ सकता है एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में लिखने के लिए कि क्या होता है फाइनेंशियल लीवरेजेस या आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप सीधे टर्म में उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल, यानी जो भी टोटल कैपिटल है उसमें आपका ओवरऑल कैपिटल के अंदर डेट का कितनी हिस्सेदारी है, उसको हम लोग फाइनेंशियल लीवरेजेस के हिसाब से चेक करके चल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेजेस को यहां पर एक फॉर्मूले के जरिए आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। 1 नंबर में मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशंस पे जाएंगे, सीनियर क्लासेस के अंदर जाएंगे, तो वहां पर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। कुछ बातें यहां कॉन्ट्राडिक्टरी होगी सीनियर क्लासेस के हिसाब से, तो मैं उन कॉन्ट्राडिक्शंस में नहीं पढ़ूंगा। आपको फिलहाल आपको सिर्फ 1 नंबर के लिए मैं प्रिपेयर कर दूं। अगर फाइनेंशियल लीवरेजेस की बात आती है तो आप लिख सकते हैं कि कितना पैसा डेट से ओवरऑल कैपिटल के अंदर है, उसको फाइनेंशियल लीवरेजेस के तौर पे यहां पे समझाने की कोशिश की जा रही है, और यहां पर सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या डिसाइड करने की बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग ज्यादा पैसा डेट से लें या इक्विटी से लें, इसके बारे में हम लोग ये बात पता करके चल रहे हैं। और मैंने आपको क्या कहा, 2 चीजें सिखाया कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट यानी इंटरेस्ट का जो रेट है वो अगर कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो फिर हम लोग डेट से पैसा उठाएंगे क्योंकि वहां हमारा ईपीएस बढ़ेगा। और अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है आपके कॉस्ट ऑफ डेट से, यानी इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है आपके कॉस्ट ऑफ डेट से, तो वैसी परिस्थिति के अंदर हम लोग इक्विटी से पैसा उठाएंगे क्योंकि वहां पर हमारा ईपीएस इक्विटी से बढ़ने के कारण ही बढ़ेगा।
तो ये दोनों बातों को थ्योरेटिकली जो हम लोगों ने यहां पर समझा, अब आइए मैं दिखाता हूं एक न्यूमेरिकल के जरिए। यहां पर आप आकर के देख सकते हैं हम लोग के पास 3 सिचुएशंस क्वेश्चंस के अंदर दे रहा है, फटाफट आएंगे और यहां पर देखेंगे। सबसे पहले आपको 3 सिचुएशंस ध्यान में देकर के चलना है। सिचुएशन 1 यहां पर कह रहा है टोटल कैपिटल, ध्यान से देखें, टोटल कैपिटल जो फॉर्म का है वो है आपका 50 लाख। ओके, नाउ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी से कितना पैसा है आपका, पूरा का पूरा 50 लाख, यानी आपने डेट से एक भी रुपया नहीं लिया। ठीक है सर, बहुत अच्छा बात है, हमारे इस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से है पैसा। ओके, नाउ डेट इज निल, यानी आपके ऊपर कोई भी डेट नहीं है कुछ भी। अगला है आपका टैक्स रेट, दैट इज 30%, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपको दे रहा है बच्चे 7 लाख। ठीक है, यहां पर कुछ भी डेट से आपने नहीं लिया है। ओके सर, सिचुएशन सेकंड के अंदर आएंगे हम लोग, और सिचुएशन सेकंड में देखेंगे टोटल कैपिटल अभी भी आपका 50 लाख ही है, इक्विटी कैपिटल इस बार आपने 40 लाख कर दिया, यानी सीधा बात है कि बाकी 10 लाख आप किससे ले रहे हो, डेट से पैसे उठा रहे हो। टैक्स रेट अभी भी आपका वही कॉमन है, इंटरेस्ट रेट आपका 10% दे रहा है बच्चे। यहां पर आपका इंटरेस्ट रेट 10% यहां पर पकड़ाया जा रहा है कि दैट इज 10%, और यहां अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपको दे रहा है दैट इज 7 लाख। ओके सर, बहुत अच्छी बात है, 7 लाख का इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रहा है, जो कि पहले की तरीके से ही है। ये दूसरा सिचुएशन आपको दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर। और थर्ड सिचुएशंस में आप आए और यहां पर देखिए कह रहा है टोटल कैपिटल आपका है 50 लाख, इक्विटी कैपिटल इस बार 30 लाख है, यानी निश्चित तौर पर आपको डेट से 20 लाख का प्रबंध करना पड़ेगा, दैट इज 20 लाख आपको डेट से, क्योंकि टोटल 50 लाख की व्यवस्था करनी है, तो 30 अगर आप इक्विटी से जा रहे हो तो डेट से आप 20 लाख चले जाओगे। ओके, टैक्स रेट आपका कितना है, 30% दे रहा है, वैसे ही है। इंटरेस्ट का रेट अभी भी 10% दे रहा है, और आपको ईबीआईटी 7 लाख बता रहा है। अब आप वो पूरा का पूरा फॉर्मेट जो मैंने यहां आपको सिखाया था, वापस मैं उस फॉर्मेट पे लेकर के आ रहा हूं। कहां चला गया अपना फॉर्मेट, यस, अपने फॉर्मेट्स में आए जो कि मैंने अभी अभी आपको सिखाया, दिस फॉर्मेट। अब आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए यहां से लेकर के ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, और ये ईपीएस के कैलकुलेशन, इसको ध्यान में रखते हुए हर स्ट्रक्चर का जो भी 3 ऑप्शंस दिए उसका क्या निकालो, अर्निंग पर शेयर निकालो। आप खुद ही महसूस कर लोगे कि सर जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। लेकिन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो रहा होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ डेट निश्चित तौर पे छोटा हो रहा होगा आरओई से, इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है। आएंगे अब तीनों सॉल्यूशंस, तीनों सिचुएशंस के सॉल्यूशंस के ऊपर, फटाफट अपने किताब के तीनों सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग आ रहे हैं स्ट्रक्चर पर। और यहां आप किताब के अंदर देखें बच्चे, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे रहा है तो आप भी इग्नोर करके चलोगे। क्वेश्चंस के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स की कोई डिटेलिंग नहीं की हुई है तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देखोगे। ओके सर, आएंगे फटाफट देखेंगे यहां पर। सिचुएशन 1 में आप देखिए यहां पर सबका ईपीएस निकाल करके चल रहा है। यहां पर आप सिचुएशन 1 में देखें, ईबीआईटी आपका देख रहा है 1 2 3 सब में आपको तीनों में सेम आपको दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले सिचुएशन 1, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, नेक्स्ट नंबर पे क्या आपको कोई इंटरेस्ट है, नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले सिचुएशंस में क्योंकि सारा का सारा पैसा आपने इक्विटी से लिया है तो कोई भी इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए आपका ईबीआईटी और ईबीटी बराबर आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट आपने कुछ भी माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि आपने डेट से पहले सिचुएशन में डेट से पैसे ही नहीं उठाए। ओके, अब आप देख सकते हैं यहां पर ईबीटी आपका 7 लाख आ रहा है, जिसके बाद आप टैक्सेस माइनस करते हो। आप अपने फॉर्मेट पे बनाओगे, ये थोड़ा सा ना खराब फॉर्मेट कर दिया इन्होंने। हम लोग जो लिख रहे थे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, देन इंटरेस्ट माइनस, देन टैक्स माइनस, आप उसी फॉर्मेट पे करोगे जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया। तो इन्होंने ईबीटी में से क्या माइनस कर दिया, टैक्स। तो अब इनके पास अर्निंग आफ्टर टैक्सेस क्या बच रहे हैं, 4,90,000 हम लोगों ने भी किया। अब इसके बाद दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो जो भी आपका 4,90,000 है पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। ठीक है सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो गया हमारा 4,90,000। अब इस 4,90,000 को आप टोटल इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। टोटल इक्विटी शेयर्स आप देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर के अंदर आपको इक्विटी शेयर्स के नंबर बता रहा था। जैसे पहले बार में आपको 5 लाख इक्विटी शेयर्स है पहले प्लान के अंदर, दूसरे के अंदर आपको 4 लाख इक्विटी शेयर्स है, और थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो पहले में जहां पर आपको अर्निंग ईएटी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ईएटी ही ईएई बन गया यहां पर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आप इस 4,90,000 को जब डिवाइड करेंगे 5 लाख से तो आपका अर्निंग पर शेयर हर शेयर्स पर निकल करके आ रहा है 0.98। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल
0.98 निकल करके आ रहा है। ठीक है सर, अब सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं हम लोग। ईबीआईटी अभी भी हमारा देख सकते हैं 7 लाख ही है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने कुछ पैसे डेट से भी लिए हुए हैं। कितना पैसा डेट से लिया हुआ है हम लोगों ने यहां पर 40 लाख इक्विटी शेयर से लिया, लेकिन 10 लाख डेट से लिया। तो 10 लाख के ऊपर ब्याज पे करेंगे हम 10% से, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे यहां पर इंटरेस्ट माइनस हो रहा है और इस बार ईबीटी आ रहा है हमारा 6 लाख का, क्योंकि इंटरेस्ट हमने पे किया उस 10 लाख के ऊपर। अब इसके ऊपर वापस से आपने टैक्स 30% का टैक्स भरा, तो इस बार जो आ रहा है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, जो कि ईएई भी है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, दैट इज 4,20,000। और अब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि कितने हैं, पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले प्लान के अंदर आपके कितने थे, 4 लाख, आप देख 5 लाख, लेकिन इस वाले में सेकंड वाले में ऑप्शंस में है वो आपके हो गए 4 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे, यहां देखिए 4,20,000 जो अवेलेबल है अर्निंग्स, उसको डिवाइड करेंगे आप 4 लाख इक्विटी शेयर से, तो अर्निंग पर शेयर कितने निकल रहे हैं, दैट इज 1.05। आप देख सकते हैं डेट इस बार, पहले डेट नहीं था, इस बार 10 लाख डेट बढ़ा दिया गया, यानी हम उस 50 लाख में से इक्विटी को कम किए और डेट को बढ़ा दिए, हमारा अर्निंग पर शेयर आप देखिए इंक्रीज हो गया 0.98 से 1.05 पर हम पहुंच गए। ओके, नाउ थर्ड प्लान के अंदर जहां डेट और बढ़ा रहे हैं, अब थर्ड प्लान के अंदर आइए। इस बार आपने 20 लाख रुपए कहां से लिया है, डेट से लिया और 30 लाख ही इक्विटी से किया। तो यहां पर देखें 20 लाख के ऊपर आप ब्याज दे रहे हो, 2 लाख का जाएगा इस बार 10%, 20 लाख पे 10% 2 लाख, और इसके बाद आपका जो अर्निंग बिफोर टैक्सेस बच रहा है वो 5 लाख बच रहा है, क्योंकि 7 लाख में से आप इंटरेस्ट माइनस करो, टैक्सेस माइनस करो 1.5 लाख का। अब आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आप देख सकते हैं यहां पर आ रहा है 3,50,000। अगेन ये ईएई है और उसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस बार इक्विटी शेयर से, जो कि हमारा इक्विटी शेयर हो चुका है 3 लाख का। आप देखिए हमारा इक्विटी जो अर्निंग पर शेयर है 1.16 है। आप देख रहे हो जैसे जैसे आप डेट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे परिस्थिति के अंदर आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ता चल रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता चल रहा है, यानी डेट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। लेकिन किस कंडीशन में, मैं बार बार आपसे पूछता हूं, किस कंडीशन में, जहां कॉस्ट ऑफ डेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका छोटा होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तभी। तो सर इसके अंदर अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चंस के अंदर तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बता रहा है हर सिचुएशंस के अंदर 10%, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। तो कैसे चेक हुआ ये बात, मैं आपको बताता हूं। आप चेक भी करोगे ना तो निश्चित तौर पे देख लेना आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% से ऊपर आ रहा होगा, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा, तभी ये प्रूफ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सर एक बार ना आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर दो, तब हम लोग चेक कर लेंगे। हालांकि ये बिजनेस स्टडीज का पार्ट नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चंस के अंदर देगा, निश्चित तौर पे देगा, अगर वो चेक करना चाहता है। नहीं तो आप खुद चेक कर लीजिए, सॉल्व करिए, देख लीजिए ईपीएस किसका बड़ा है। लेकिन फिर भी मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको चेक करके दे रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो सके कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस केस में निश्चित तौर पे ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि तभी हो सकता है कि डेट बढ़ेगा तो आपका ईपीएस बढ़ेगा। आकर के देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल इंप्लॉयड। आप देख सकते हैं तीनों स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग का जो ईबीआईटी चल रहा है दैट इज 7 लाख, और टोटल कैपिटल जो लगा है वो लगा है 50 लाख का। आप फटाफट इसे कैलकुलेट करें और देखें कितना आ रहा है। 7 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, 7 डिवाइडेड बाई 50, आप देख सकते बच्चों 14%, यानी यहां आपका, ये आप देखिए आपका 14% आ रहा है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के क्वेश्चंस के अंदर दे रहा है 10%, और जो कि स्मॉल है आरओआई से, आरओआई कितना दे रहा है 14%। इसलिए यह बात प्रूफ हो रही है इसमें तीनों के तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में कि जहां जहां हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट बढ़ा है ईपीएस बढ़ा है। आप देख सकते हो सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोगों ने किया, तो मैंने प्रूफ भी कर दिया। इस केस के अंदर क्वेश्चन के अंदर 14% का आरओआई है, क्योंकि कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ तो 14% आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इस सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर जो आपका आरओआई बन रहा है, आरओआई बन रहा है वो आपका 14% है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 10%, इसलिए यहां पर डेट बढ़ रहा है, तो आप देख रहे होगे आपका ईपीएस बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग अपने सिचुएशंस को बदलें
और सिचुएशंस को बदल करके अपने कंडीशंस को बदलें तो देखिएगा स्थितियां दूसरी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आएंगे हम लोग अगले पेज पर, पेज नंबर 393 पर आएंगे बच्चे। पेज नंबर 393 पर आ जाए और फिर आपको 3 और यहां पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। अब देखिएगा उसी सिचुएशंस को थोड़ा सा बदल दिया है क्वेश्चंस के अंदर। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा रहेगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट छोटा रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर देखना जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे ईपीएस छोटा होती जाएगा। आएंगे यहां पर देखेंगे टोटल कैपिटल आपका कितना दे रहा है, 50 लाख। वापस से वही है, पूरा का पूरा पैसा आपने किससे किया है, इक्विटी से। पहले प्लान के अंदर डेट बिल्कुल भी नहीं है, टैक्स रेट 30%, इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, लेकिन क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई इंटरेस्ट है नहीं तो उतना सोचना हमें जरूरी नहीं है। और आरओआई आपका कितना दे रहा है, बस 6% है, क्योंकि इस बार अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपको 3 लाख दे रहा है। वो ना भी देता तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, दैट इज दे रहा है क्वेश्चन के अंदर 6%। क्वेश्चन के अंदर पहले ही बता के देगा, बिजनेस स्टडीज के अंदर आप निश्चिंत रहें। सिचुएशन 2 के अंदर हम लोगों ने डेट की मात्रा बढ़ाई है, क्योंकि इक्विटी को हमने कम कर दिया, 50 में से 40 इक्विटी है तो 10 लाख इस बार बढ़ गया। पहले प्लान के अंदर 0 डेट था, इस बार हम लोग 10 लाख डेट बढ़ा चुके हैं। बाकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट को इसने बड़ा कर दिया है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को छोटा कर दिया, यानी डेट बढ़ेगा तो ईपीएस घटेगा। अभी प्रूव करेंगे हम लोग। और थर्ड सिचुएशंस के अंदर आपने डेट और बढ़ा दिया 20 लाख से, तो आपका इक्विटी कम हो गया, दैट इज 30 लाख का हो गया। वापस से आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में भी 6% आपका आरओआई दे रहा है और इंटरेस्ट रेट आपका दे रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट जिसे हम लोग कह रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं, तो वो आपका आ रहा है 10%। अब आइए तीनों सिचुएशंस के ईपीएस पे गौर करते हैं। तीनों सिचुएशंस के ईपीएस पे आइए बच्चे, आप देख सकते हैं यहां हमारे पास तीनों सिचुएशंस का कुछ पार्ट इस पेज पे है, कुछ पार्ट उस पेज पे है। तीनों सिचुएशंस का हमारे पास ईबीआईटी है 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। पहले प्लान 1 पे चलते हैं। प्लान 1 में कोई भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आप देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि सारा का सारा इक्विटी फंडिंग हुआ है। सेकंड में क्योंकि आपने 10 लाख का इंटरेस्ट लिया, 10 लाख का आपने फंड डेट से लिया, तो उसके ऊपर आप क्या दे रहे हो, आप इंटरेस्ट भर रहे हो 1 लाख का। और सिचुएशन 3 के अंदर क्योंकि आपने 20 लाख डेट से लिया तो उसके ऊपर 10% का 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ईबीटी कितना हो गया तीनों सिचुएशंस का, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि ये पूरा पूरा अर्निंग बिफोर टैक्स 3 ही लाख रहेगा, क्योंकि कोई भी डेट पे ऊपर इंटरेस्ट था नहीं इसमें। सेकंड सिचुएशन क्योंकि 1 लाख इंटरेस्ट था इसलिए ईबीटी 2 लाख हो गया, और यहां पर क्योंकि हमारा इंटरेस्ट 2 लाख था तो यहां पर हमारा ईबीटी हो गया 1 लाख। ओके, नाउ तीनों सिचुएशंस को देखें, टैक्सेस माइनस करें जैसे आपने करना था, तो यहां पर टैक्सेस माइनस कर दिया आपने, यहां पर माइनस कर दिया आपने, यहां माइनस कर दिया। अब आपको बता दें टैक्सेस हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, ये सारी बातें तो आपको पता होनी चाहिए, ईबीटी पर ही होता है, जो भी परसेंटेज लगेगा ईबीटी पे लगेगा। ओके, नाउ ईएटी कितना बचा तीनों सिचुएशंस के अंदर, आप देख सकते हैं 2,10,000, 1,40,000, 70,000। अब आप क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो अगेन यही ईएटी ही आपका ईएई यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आपके प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं। अब आप इस 2,10,000 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो 5 लाख से, देखो कितना है आपका 0.42 आ रहा है। आप देख सकते हैं 0.42 आ रहा है ईपीएस, और 1,40,000 जो कि आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स है, आप डिवाइड करिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, देखिए 0.35 घट गया, डेट बढ़ा और ये घट गया, ईपीएस इस बार डिक्रीज कर रहा है, डेट बढ़ रहा है फिर भी डिक्रीज कर रहा है। कारण क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, इसकी वजह से ये डिसीजंस आ रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, और आपका 70,000 है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको आप डिवाइड 3 लाख से कर रहे, देखिए इस बार 0.23। आप देखिए डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है। अब आप समझ आएगा कि जो बात मैं आपको समझा रहा था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कॉस्ट ऑफ डेट को अरेंज करने का जो कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स पे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको इक्विटी फंडिंग करनी चाहिए। और अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वैसी परिस्थिति के अंदर आपको डेट से फंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा रिलेशन ईपीएस से होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने ये न्यूमेरिकल के जरिए आज की क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से समझी होगी, लेकिन इस क्लास को समझने के बाद आपको मैं ले चलूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस पर। तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेंगे, उसके अंदर और भी फैक्टर्स आएंगे, लेकिन यह भी फैक्टर जरूर आएगा कि हम डेट से करें या इक्विटी से करें, तो आपके दिमाग में हमेशा यही होना चाहिए कि सर जो कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ा है, जो कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, वैसी कंपनियों पे ही हम लोग वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को ही हम लोग फेवर करेंगे। और अगर थ्योरेटिकली आपको
फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या डेट इक्विटी रेशियो कैसे तय करना है, अगर वो कहीं से भी डेट को बढ़ाने से ईपीएस घटेगा या बढ़ेगा के ऊपर क्वेश्चंस करे तो आपको ध्यान में अब ये कंडीशंस हमेशा रहेंगे कि सर हम लोग कभी भी आंख बंद करके डिसीजंस नहीं देंगे, हम लोग ये कंडीशंस बताते हुए बताएंगे एग्जामिनर को कि डेट बढ़ाने से हमारा ईपीएस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ये बात इन दो कंडीशंस पे डिपेंडेंट करेगा कि हमारा आरओआई और कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज इंटरेस्ट का रेट आपस में कंपेयर करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बेसिस पे डिसीजन आता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की पूरी क्लास आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल और न्यूमेरिकल है, तो आप मुझे अपने एप्लीकेशन चैट पर, व्हाट्सएप चैट पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर भी जुड़ करके मेरे से अपने आप डाउट को पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर इतना रिविजन करके आप आएंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।